अच्छा बेटा, फ्री फॉल क्या होता है बेटा? सिंपल है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा दें ना, और वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाए, फ्री फॉल होता है। सिंपल है। आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं मतलब हम बिल्डिंग कुछ के। भी गिराएं तो वो डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से जमीन पे ही आके गिरेगा, तो जी, उसको फ्री फॉल वो बोलेंगे। फ्री, बिल्कुल फ्री फॉल। जैसे ही आप खड़े हुए, आपने इस बॉल को ड्रॉप करा, अब ये फ्री फॉल के केस में आ जाएगा। ठीक है। अब उस जी। फ्री फॉल के केस में क्या होता है बेटा? हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। एक है व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अगर हमने वैक्यूम क्रिएट करा हुआ है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है वहां पर। ठीक है। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो होगा क्या, देखें, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ऐसे ही अब याद रखिएगा, हमने बोला एफ नेट लगता है हमेशा। एफ नेट दैट इक्वल्स टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड, और इसका बैकवर्ड क्या होगा बेटा? अपवर्ड। तो व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो अपवर्ड के पास कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि नहीं। एयर रेजिस्टेंस हमेशा अगेंस्ट होता है ऑब्जेक्ट के। आप नीचे आ रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस हमेशा आपके अगेंस्ट लगेगा। ठीक है। तो अब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब तो तो हम ये, जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसके ऑपोजिट एयर रेजिस्टेंस हाँ लगती है। बिल्कुल। बिल्कुल, अगर हम टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, हम टूवर्ड्स डाउनवर्ड जा रहे होते हैं तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखें, जी। अब ये आपने बॉल ड्रॉप करी, तो अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो ग्रेविटी की फोर्स से मूव कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ग्रेविटी की फोर्स से मूव कर रहा है, और जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट का मैस है, तो मैस इनटू अगर ग्रेविटी हो जाए तो इट विल बिकम वेट। तो यहाँ पर एफ नेट किसके बराबर हो जाता है बेटा? वेट के। किसके बराबर हो जाता है बेटा? वेट। क्लियर हुई बात? रिपीट करूँ दोबारा? बेटा क्लियर, या रिपीट करूँ? एफ नेट वेट के इक्वल्स कैसे हो जाते हैं, ये चीज समझ नहीं आई। वही बता रहा हूँ। देखें, ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप करा, अब देर इज ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूविंग ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड इज ग्रेविटी। ऐसे ही है। और इस यस। ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मैस है, तो मैस इनटू ग्रेविटी किसके बराबर हो जाता है बेटा? वेट। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है। तो हम एफ नेट की जगह जो कौन सी फोर्स लग रही है बेटा? वेट। वेट को वेट भी की हम एयर एम ए इज। के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो देर तो इज इसलिए ओनली वेट का। फोर्स, हाँ, देर इज ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स। क्लियर? यस। ठीक है। अब ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता है। याद रखिएगा, व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, बट व्हेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। एफ नेट लग जाएगा। हमें पता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से बेटा वो ऑब्जेक्ट क्या, मैस इनटू ग्रेविटी क्या बन जाएगा बेटा? वेट। अब एयर रेजिस्टेंस हमेशा इसके अगेंस्ट लगेगी ऑब्जेक्ट के। ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रही है ना, तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम है। तो फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी बेटा? वेट, माइनस उसके अगेंस्ट, बैकवर्ड हमेशा अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट वाली फोर्स कौन सी होगी बेटा? फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम है। आई बात समझ? जी। वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम है। ठीक है। जी। और याद रखिएगा, स्पीड इंक्रीजेस, सो एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। इंक्रीज। जैसा हमने पढ़ा था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस में। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है बेटा? मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या है? इसमें क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा। ठीक है। पहले इसको जरा पढ़ते हैं। इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन इट इज मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। याद है हमने ये वाला ग्राफ बनाया था? अब इसकी एक्सप्लेन करता हूँ उसको मैं। जब ऑब्जेक्ट, आपने एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट यानी एक बच्चे ने डाइव करी, ठीक है, अब ये मूव जी। कर रहा है डाउनवर्ड्स। ठीक है।
और देर जी इज ओनली अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, ऐसा ही है, इस जी बच्चे पे एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है। बट इनिशियली ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा है और एयर रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, ऐसा ही है। तो एयर जी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इनिशियली ये ग्रेविटी की स्पीड से मूव कर रहा है। फिर क्या हुआ बेटा, इसकी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है, और इसने उसी के साथ पैराशूट ओपन कर लिया यूं करके। अब क्या होगा बेटा, अब एयर रेजिस्टेंस इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट में पैराशूट ऑन हो जाता है तो फिर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड आ रहा होता है, नीचे ऐसे ही है। आता है जी। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों फोर्सेस बैलेंस कर देती हैं एक दूसरे को, दोनों फोर्सेस क्या कर देती है बेटा, एक दूसरे को बैलेंस कर बैलेंस। देती है एक दूसरे को। अब एयर रेजिस्टेंस का एरिया बढ़ गया, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस यहाँ यहाँ हर जगह लग, और ग्रेविटी से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वेट से, ठीक है, तो वेट एंड एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, यानी यानी दोनों फोर्सेस फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। तो याद है हमने अभी ऊपर एक केस पढ़ा था, when sum of all forces acting on a body is equal to zero, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। अब देखे दोनों फोर्सेस एक दूसरे की, तो ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अभी सर अगर हम आपकी इस आवाज ग्राफ, स्लो हो गई है बोलते बोलते। अब बताइएगा बेटा, अब क्लियर है? सही है जी। हाँ, अच्छा देखें, अब इनिशियली क्या थी, ये ग्राफ क्या बता रहा है बेटा, इनिशियली ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा थी बट एयर रेजिस्टेंस लग रही थी, जब भी वो कांस्टेंट नहीं थी, थोड़ा सा टिल्ट, एयर रेजिस्टेंस लगना शुरू हुई। लेकिन जब व्हेन टू बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जब इक्वल हो गए बेटा एक दूसरे के, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। इस कांस्टेंट स्पीड का नाम होता है इन टर्म ऑफ फोर्सेस, याद रखिएगा, अगर वो बोले डिस्क्राइब योर मोशन इन टर्म ऑफ फोर्सेस, तो हम फिर टर्मिनल वेलोसिटी का कीवर्ड याद करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां कुछ पर, हाँ, जहां पर बोथ फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए और ऑब्जेक्ट इक्वल हो कांस्टेंट जाए, स्पीड से move करना स्पीड से शुरू हो जाए। कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाए जी जी, ग्राफ पे। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। जी जी, अब ये जी एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत आता है, पास पेपर में मिलेगा। ओके। ठीक है, अच्छा, अब ये सर्कुलर मोशन है, लास्ट टॉपिक है इसका, सब टॉपिक है, ठीक है, फोर्सेस का। सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पार्ट में मूव करे, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, जैसे सन है, अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है ना, एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट में जो मोशन कहलाती है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। आपने देखा है वो एक यूं करके जगह होती है और उसमें एक बंदा यूं करके, आपने अगर वीडियो देखी हो, बाइक चला रहा हो, सोशल हाँ मीडिया पे देखी हो, जी ठीक है, हाँ, तो वो जो होता है वो भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो एक्सेलरेशन कहलाती है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस टाइम जो ऑब्जेक्ट में फोर्स प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्किल इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्किल एज कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है एक सर्किल के अराउंड, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब पता है ना, सेम होती है थ्रू आउट द डिस्टेंस। जी अच्छा, अब देखें ऑब्जेक्ट में इशू क्या है। अब ये जो है ना, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है और यू मूव कर रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट की हम स्पीड देखें, तो स्पीड ऑब्जेक्ट की अपवर्ड होती है यूं करके। इसको आप ऐसे देखिएगा, आप ना एक थ्रेड में के एंड पे एक स्टोन मानिएगा, ठीक है, इसको करके देख लिएगा कोई भी वेट।
और इसको ना राउंड फिगर में अपनी 2 फिंगर से घुमाइएगा। जब आप घुमा के रिलीज करेंगे ना, एग्जाम्पल, अगर आपने इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रिलीज करा तो हमें क्या लगता है, ऑब्जेक्ट को यू मूव करना चाहिए, ऐसा ही है। अगर हम इस जी। पॉइंट पर आके रिलीज कर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कर्व जाता है। ठीक है, ये जो कर्व है बेटा, ये डायरेक्शन है स्पीड की। ये जो स्पीड है ये परपेंडिकुलर होती है बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन के, याद रखिएगा। ओके। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि देखें, ये अर्थ है, ठीक है, ऐसा ही है, और ये सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, ऐसा ही है। जी। हाँ। अब देखें, अर्थ ने यूं करके फोर्स लगाई हुई होती है सैटेलाइट। अर्थ की फोर्स यूं होती है ना बेटा, जी। ऐसा ही होगी ना, अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ की फोर्स यूं होगी। अब अर्थ की फोर्स यूं होती है और सैटेलाइट की डायरेक्शन यूं होती है, दोनों परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए जो ये जो स्पीड होती है बेटा, ये भी परपेंडिकुलर होती है, इसकी डायरेक्शन यूं करके बनती है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब जी। एक चीज और, इफ वी इंक्रीजेस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है, फोर्स विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डिक्रीजेस एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजेस एज वेल, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला उन्होंने मना करा हुआ है कि आपने इस फॉर्मूले को लिख के कुछ भी यूज नहीं करना, लेकिन मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए रखा हुआ है कि इफ वी इंक्रीजेस द रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिक्रीजेस, और इफ वी डिक्रीजेस द रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर। जी। यस। अच्छा, तो ये हमारा फोर्सेस का चैप्टर हो गया एंड